आज बहुत दिनों बाद दोस्तों यूट्यूब पर लाइव आए हैं। तो पहले तो आप सब बता दीजिए दोस्तों कैसे हो। हम्म, साथ ही साथ मैं ये बता दूं दोस्तों, ये एमपी के 1000 प्रश्नों की सीरीज है। ठीक है, आप सबका साथ रहा तो बिल्कुल एक एक टॉपिक से रिलेटेड हम 1000 प्रश्नों की जो सीरीज है वो कवर करेंगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्या करवा दी जाए, याद करवा दी जाए। ठीक है, 1000 प्रश्नों की सीरीज होगी जो कि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से बिल्कुल सारे क्या होंगे, मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से सारे क्वेश्चन होंगे जो कि सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चाहे एमपीपीएससी में हम बात करें या फिर दोस्तों एमपी व्यापम के जितने भी एग्जाम है, जैसे कांस्टेबल आ रहा है, साथ ही साथ अपना जेल प्रहरी का एग्जाम आ रहा है, या और भी जितने भी एग्जाम है उन सभी के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, और शुरुआत से दोस्तों क्लास होगी। तो अब चलिए शुरू करते हैं। साथ ही साथ जो भी नोट करना चाहते हैं वो अपना रजिस्टर लेके बैठे। ठीक है, जो भी नोट करना चाहते हैं वो अपना रजिस्टर लेके बैठे, और साथ ही साथ आप लास्ट में बताना कि आपके कितने आंसर से जो है वो सही हो रहे हैं। ठीक है, कोशिश कर। अच्छा ये बताइए, ये जो है एमसीक्यूज हो रहे हैं, और एमसीक्यूज क्या होते हैं, रिविजन्स भी होता है। ठीक है, हाँ तो मैं कुछ करंट अफेयर भी बताता जाऊंगा। देखिए एमसीक्यूज जो होते हैं, एमसीक्यूज में मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को क्या करवाना है, रिवीजन भी करवाना है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास की टाइमिंग रहेगी दोस्तों कितनी, शाम को 8:30 बजे। यदि क्लास की टाइमिंग में चेंजेस होता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ, संडे को आपकी रहेगी छुट्टी। ठीक है, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी, और इसमें जो एमसीक्यूज होंगे, जितने भी एमसीक्यूज होंगे, पहले मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान, फिर मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, फिर उसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का इतिहास जिसमें प्राचीन इतिहास के करेंगे, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, फिर उसके बाद दोस्तों कला संस्कृति साहित्य। इस तरह दोस्तों एमसीक्यूज की क्या होगी, सीरीज होगी। ठीक है, हाँ हम भी आपसे बहुत दिनों बाद मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय की बर्बादी किए बिना। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दोस्तों मंदिरों की नगरी, मंदिरों की नगरी कहा जाने वाला जिला जो है किस संभाग में आता है। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना। मध्य प्रदेश में मंदिरों की नगरी कहा जाने वाला जिला जो है किस संभाग में आता है, बताइए। द डिस्ट्रिक्ट नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच डिवीजन ऑफ मध्य प्रदेश। ग्वालियर संभाग में, भोपाल संभाग में, सागर संभाग में, या फिर जबलपुर संभाग में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में मंदिरों की नगरी, पहली बात तो आपको याद रखना है, ये एमपी का मैप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया, मध्य प्रदेश में मंदिरों की नगरी कहा जाने वाला जिला कौन से संभाग में आता है। ठीक है, मैप को मैं यहाँ पर ऐसे ही बना देता हूँ। ये मध्य प्रदेश का मैप है। मध्य प्रदेश के मैप में एक जिला है जिसका नाम है पन्ना जिला। ठीक है, पन्ना जिला। इस पन्ना जिला को दोस्तों क्या कहा जाता है, पन्ना जिला को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ठीक है, पन्ना जिला को क्या कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे प्राणनाथ मंदिर है, जैसे बलदेव जी का मंदिर है, और भी बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है कि मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, पन्ना जिले को। पन्ना जिला किस संभाग में आता है, सागर संभाग में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सागर संभाग हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन क्या था, यही था कि मंदिरों की नगरी जो कहा जाने वाला जिला है वो किस संभाग में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सागर संभाग में आता है। ठीक है, अब फटाफट दोस्तों देखिए, सागर संभाग। क्वेश्चन आपसे पूछे यदि सागर संभाग में कितने जिले होते हैं, क्वेश्चन यदि आपसे पूछे कि सागर संभाग में कितने जिले आते हैं, तो सागर संभाग में आपको याद रखना है 6 जिले। ठीक है, सागर संभाग में कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन कौन से जिले आएंगे, सागर हो जाएगा। ठीक है, यदि मैप के माध्यम से देखना चाहें तो मैप के माध्यम से आप देख सकते हो। सागर संभाग में आपको याद रखना है दोस्तों कितने जिले आते हैं, 6 जिले आते हैं। कौन कौन से, सागर हो जाएगा, दमोह हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा, सतना हो जाएगा, छतरपुर हो जाएगा, टीकमगढ़ हो जाएगा और निवाड़ी। ठीक है, तो सागर, दमोह, पन्ना, सतना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये आपको याद रखना है। 1 2 3, रुकिए रुकिए रुकिए, अरे सतना नहीं होगा, सतना नहीं होगा, सतना हटा दीजिए। ठीक है,
निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर, ये टोटल 6 जिले जो हैं ये आपको याद रखना है किस संभाग में आते हैं, सागर संभाग में हो जाएंगे। ठीक है, किस संभाग में आते हैं, सागर संभाग में हो जाएंगे। सतना जिला तो रीवा संभाग में चला जाएगा। समझ में आ गया इतना। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, इन प्रमुख जिलों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ग्वालियर, ग्वालियर जिले की हम बात करें तो ग्वालियर जो है ये एक अंतर्वर्ती जिला है। ग्वालियर की फेमस चीजें आपको क्या क्या देखने को मिलेगी, तो ग्वालियर में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रमुख रूप से ग्वालियर का किला। ठीक है, ग्वालियर का किला हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया, तो सूरज सेन ने। ठीक है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था, सूरज सेन ने बनवाया था, ये ध्यान रखना। ग्वालियर के किले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्वालियर के किले में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो यह है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले में महाराजा मानसिंह तोमर का महल हो जाएगा। साथ ही साथ सहस्त्रबाहु मंदिर, जैसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है, ये ध्यान रखना, बहुत सारी भुजाओं का मंदिर है। ठीक है, इसीलिए इसे सास बहू का मंदिर कहा जाता है, और ये भी मध्य प्रदेश में ग्वालियर के किले में है। और इसको किसने बनवाया, कछवा वंश के शासक महिपाल ने। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, ग्वालियर के किले में दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, कौन सा गुरुद्वारा, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। इसको दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा क्यों कहा जाता है आपको पता है, क्योंकि सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद जी को यहां पर जहांगीर के द्वारा कैद में रखा गया था। अब एक बार क्या हुआ दोस्तों, जहांगीर की तबीयत खराब हो गई। जहांगीर की तबीयत खराब हो गई तो उसके नीम हकीमों ने क्या कहा कि आप हरगोविंद जी को कैद से मुक्त कर दीजिए। उधर हरगोविंद जी जो है और कैदियों के साथ में रहते थे और उनको प्रवचन देते थे, तो और कैदी भी उनसे बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। ठीक है, और कैदी भी उनसे बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, प्रभावित हो गए थे। तो अब जहांगीर ने शर्त रखी, जहांगीर ने कहा कि हम आपको कैद से मुक्त करना चाहते हैं। तो हरगोविंद जी ने कहा नहीं, एक शर्त है हमारी, यदि आप हमें कैद से मुक्त करना चाहते हो तो हमारे साथ साथ सभी कैदियों को कीजिए। तो जहांगीर ने क्या कहा, चलो ठीक है, हम सभी कैदियों को मुक्त कर देंगे, पर एक शर्त है, आपका जो वस्त्र छू लेगा कैदी, उसे हम क्या कर देंगे, कैद से मुक्त कर देंगे। अब हरगोविंद जी ने दिमाग लगाया, और हरगोविंद जी ने दिमाग लगा के आपको ध्यान रखना है, एक बड़ा सा वस्त्र सिलवाया। और जो आप जूनियर जी देखते थे ना बचपन में, तो जूनियर जी का कपड़ा होता था, तो ऐसा ही कपड़ा इन्होंने सिलवाया, और इसी कपड़े को छूकर जो है वो सभी कैदी क्या हो गए थे, मुक्त हो गए थे। इसीलिए कहा जाता है दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा, यानी सभी बंदियों को छुड़वा लिया। और आप इस दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारे में जाओगे, अंदर पीछे ऐसे अंदर जाओगे, गुरुद्वारे के पीछे सीढ़ियां हैं, तो सीढ़ियों में आपको हरगोविंद जी और सभी कैदी जो है मुक्त होते हुए फोटो के रूप में देखने को मिलेंगे। और यही गुरुद्वारा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा आपसे क्वेश्चन पूछे तो कौन सा है, दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा तेली का मंदिर, तेली का मंदिर, तेली का मंदिर तेल के व्यापारियों के द्वारा धन इकट्ठा करके बनवाया गया है। और तेली का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश का तेली का मंदिर जो है तेल के व्यापारियों के द्वारा धन इकट्ठा करके बनवाया गया है। तेली का मंदिर जो है ये द्रविड़ शैली में बना है। क्वेश्चन पूछे कि किस वंश के शासक के समय में बना, तो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के समय में बना है, ये याद रखना। और गुर्जर प्रतिहार वंश का कौन सा शासक, तो मिहिर भोज के समय में बना। कैसे याद रखें, तो मिहिर भोज यानी मैं ही भोजन करूंगा, काय के साथ, तेल की रोटी, और किसके साथ, द्रविड़ के साथ। तो द्रविड़ शैली में निर्मित है, तेल के व्यापारियों के द्वारा धन इकट्ठा करके बनवाया गया, और मिहिर भोज के समय में। और ये ग्वालियर के किले की सबसे ऊंची इमारत है। ठीक है, सबसे ऊंची इमारत है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ग्वालियर के किले में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको ध्यान रखना, कर्ण महल, विक्रम महल, महाराजा भीम सिंह राणा की छतरी हो जाएगा। 5 तो दरवाजे हो जाएंगे, जैसे गुदरी महल दरवाजा, हाथीफोड़ दरवाजा, हिंडोला दरवाजा। ठीक है, गुदरी महल दरवाजा, हाथीफोड़ दरवाजा हो जाएगा, हिंडोला, चतुर्भुज हो जाएगा, और आलमगीर दरवाजा हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ग्वालियर के किले में दोस्तों ये तो हो गई बेसिक चीजें। इसके अलावा ग्वालियर में हम बात करें तो बहुत सी फेमस पर्सनैलिटीज का जन्म भी यहीं पर हुआ। किन किन का हुआ ग्वालियर में जन्म, तो हाफिज अली खां जो कि एक प्रसिद्ध सरोद वादक हो जाएंगे, अमजद अली खां जो कि एक प्रसिद्ध सरोद वादक हो जाएंगे, कार्तिक आर्यन जो कि मूवीज में आजकल अभी बहुत ज्यादा फेमस है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, वो भी यहीं के हो जाएंगे। इसके अलावा तानसेन का जन्म भी ग्वालियर के कहां पर हो जाएगा, बेहट में। तानसेन का मकबरा भी कहां पर है, बेहट में, बेहट में क्या, ग्वालियर में।
मोहम्मद गौस का मकबरा भी कहां पर है? ग्वालियर में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मकबरा भी कहां पर है? ग्वालियर में। झलकारी बाई की समाधि जो है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई की समाधि भी कहां पर हो जाएगी? ग्वालियर में हो जाएगी। इतनी चीजें बेसिक बेसिक समझ में आई। इसके अलावा बिलौआ की गुफाएं भी ग्वालियर में, घाटीगांव अभ्यारण्य भी आपको यहां पर ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया बेसिक बेसिक। अब आइए भोपाल। भोपाल को तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगी भोपाल को किसने बसाया? एमपीपीएससी प्री में क्वेश्चन आया था। क्योंकि ये ऐसा किला है जिसे हवाएं भी नहीं छू सकती। ठीक है, भोपाल के बारे में आपको याद रखना है। जो भोपाल है 5 पहाड़ियों पर बसा है। प्राचीन भोपाल को क्वेश्चन पूछे तो किसने बसाया? राजा भोज ने। और नवीन भोपाल को आपसे क्वेश्चन पूछे किसने बसाया तो दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान के बारे में बेसिक जानकारी हम याद रखें तो ये एक अफगान था, अफगानिस्तान से आया था। औरंगजेब के समय में दोस्तों याद रखना नौकरी करने के लिए आया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मौके का फायदा उठाया और इस भोपाल वाले एरिया में चला गया था। वहां पर भी ये नौकरी करता था। फिर धीरे धीरे अपनी सेना इकट्ठी की, पावरफुल बना और भोपाल राज्य की स्थापना की थी दोस्त मोहम्मद खान ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा है। भोपाल में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिटी के बीचों बीच है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसके अलावा भोपाल में याद रखना इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पर है? भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में। मध्य प्रदेश जनजाति, देखिए जनजातियों से रिलेटेड मामा जी दोस्तों बहुत सारी योजनाएं ला रहे हैं, इनको तवज्जो दे रहे हैं। तो जनजातियों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय कहां है? मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय याद रखना भोपाल में है। जबकि बादल भोई आदिवासी जनजातीय संग्रहालय याद रखना छिंदवाड़ा में है। और आदिव्रत जनजातीय संग्रहालय आपसे क्वेश्चन पूछे तो याद रखना है खजुराहो में। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस याद रहेगा। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय भी कहां पर है? यहीं पर भोपाल में। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय कहां पर है? भोपाल में। माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय कहां पर है? भोपाल में। ये ध्यान रखना। और भी बहुत सारी चीजें भोपाल में हो जाएंगी, जैसे भोपाल की जामा मस्जिद हो जाएगी, साथ ही साथ याद रखना गोहर महल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें भोपाल में। चलिए अब आइए मध्य प्रदेश के सागर बुंदेलखंड वाले एरिया में। सागर से रिलेटेड भी बेसिक जानकारी जान लीजिए। सागर में दोस्तों 2 कवियों का जन्म हुआ। एक तो याद रखना कवि पद्माकर, याद आ रहा है? कवि पद्माकर। और एक कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु। इन दोनों का जन्म कहां पर हुआ? सागर में हुआ था। कवि पद्माकर की रचनाएं बिरुदावली, जयसिंह बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बहादुर बिरुदावली, गंगा लहरी, यमुना लहरी, प्रबोध पचासा, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना किसने की? इन्होंने की थी। और कवि पद्माकर ग्वालियर के सिंधिया वंश के शासक थे, दौलत राव सिंधिया। इन दौलत राव सिंधिया के दरबार में रह के इन्होंने अली जहां प्रकाश की रचना की। किसकी रचना की? अली जहां प्रकाश। इसके अलावा कामता प्रसाद गुरु भी यहीं के हुए। कामता प्रसाद गुरु की रचना हिंदुस्तानी शिष्टाचार, सत्य प्रेम, ठीक है, भौमासुर का वध, पद पुष्पावली, विनय पचासा, पार्वती और यशोदा हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सागर में बहुत सारे रेस छुपे हैं ना समुद्र में, तो रेस मेला कहां पर लगता है? सागर में लगता है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा सागर में नौरादेही, नौरा फतेही सागर के किनारे फोटो खिंचा रही, तो नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य जो है कहां पर हो जाएगा दोस्तों? सागर में हो जाएगा। अच्छा सागर यानी समुद्र के किनारे आप जाते हो तो राहत मिलती है, हाँ मजा आता है। तो राहतगढ़ का किला कहां पर है? सागर में हो जाएगा। ठीक है, सागर किस राज्य की सीमा को छूता है? यूपी की सीमा को छूता है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा गढ़कोटा का किला भी कहां पर हो जाएगा? सागर में। ठीक है, गढ़कोटा का किला भी आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के सागर में हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अब आगे देखिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर हो जाएगी। जबलपुर में याद रखना मुस्कान किरार, मुस्कान किरार है एक तीरंदाज जो कि कहां की हो जाएंगी? जबलपुर की हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। और मुस्कान किरार कैसे याद रखें? मुस्कान किरार ने एक तीर चलाया, तीर जैसे ही लगा किसी व्यक्ति के तो उसने कहा तुमने कैसे चलाया? मुस्कान किरार ने दांत दिखा दिए मुस्कान, और उसने क्या कहा? आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। और कोर्ट कहां है? जबलपुर। तो ऐसे लिंक कर लेना, नहीं तो ये जिले याद नहीं होंगे। ठीक है, तो मुस्कान किरार तीरंदाजी से संबंधित।
इन्हें एकलव्य पुरस्कार भी मिल चुका है 2018 का, और साथ ही साथ विक्रम पुरस्कार भी मिल चुका है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, जबलपुर के ही MC डावर जिन्हें पद्मश्री कौन सा मिला 2023 का, ये 20 रुपए में दोस्तों क्या करते हैं, इलाज कराते हैं। ठीक है। अपने मध्य प्रदेश में कितनी हस्तियों को 2023 का क्या मिला है पद्मश्री, तो 4 हस्तियों को हो जाएगा। कितनी हस्तियों को, 4 हस्तियों को हो जाएगा। कौन कौन सी हो जाएंगी 4 हस्तियां, कौन कौन सी हो जाएंगी 4 हस्तियां? सबसे पहले आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, जबलपुर के, कहां गए, जबलपुर, जबलपुर के MC डावर याद रहेंगे, डॉक्टर हैं, 20 रुपए में दोस्तों क्या करते हैं, इलाज करते हैं। ठीक है। इसलिए इन्हें पद्मश्री 2023 का मिला। अब आइए दोस्तों, जोदैया बाई, जो दैया दैया दैया, अरे उम्र निकल गई फिर भी डांस कर रही हैं। तो जोदैया बाई जो है, याद रखना, इन्हें भी दोस्तों क्या मिल गया, पद्मश्री मिल गया। कौन सा, 2023 का। कहां की है ये, उमरिया की हो जाएंगी। और साथ ही साथ इन्हें किसके लिए मिला, तो बैगा चित्रकला के लिए मिला। किसके लिए मिला, बैगा चित्रकला के लिए मिला था। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपको याद रखना, इधर आइए, झाबुआ की गुड़िया बनाने के लिए, गुड़िया बनाने के लिए एक दंपति को मिला जिसका नाम है रमेश परमार और शांति परमार। कौन से परमार, रमेश परमार और शांति परमार। रमेश जी शांति से गुड़िया बना रहे थे। क्या बना रहे थे, गुड़िया बना रहे थे। तो गुड़िया शिल्प के लिए रमेश परमार, शांति परमार, जोदैया बाई बैगा चित्रकला के लिए, और डावर जी जो है इन्हें डॉक्टरी की फील्ड के लिए क्या मिला, पद्मश्री 2023 मिला। ठीक है। क्या मिला, पद्मश्री 2023 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा देखिए दोस्तों, गुड़िया शिल्प आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो गुड़िया शिल्प किस जिले में फेमस है, तो गुड़िया शिल्प ग्वालियर में फेमस है। कहां पर, ग्वालियर में फेमस है। और ग्वालियर की याद रखना, बत्तोबाई। कौन सी बाई, बत्तोबाई। बत्तोबाई जो है ये गुड़िया के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फेमस थी, ध्यान रखना। और झाबुआ की भील गुड़िया के लिए फेमस ही है। ठीक है। तो जनजातियों से रिलेटेड हो गए ये दोनों पॉइंट। जोदैया बाई याद रखना। एक चीज और याद रखना, जोदैया बाई को नारी शक्ति सम्मान 2020 का मिला है। मिला अभी पिछले साल ही था, पर 2020 का मिला है, ध्यान रखना। ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा देखिए, बैगा चित्रकला के लिए मिला। अच्छा, बैगा जनजाति जो है, इसमें एक नृत्य होता है जिसका नाम है परदौनी नृत्य। परदौनी नृत्य के लिए यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 2022 का पद्मश्री किसे मिला, परदौनी नृत्य के लिए यदि कोई बताना चाहे तो, परदौनी नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री किसे मिला, परदौनी नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री। हाँ बिल्कुल, मैं अभी कर दूंगा। ठीक है। 2022 का पद्मश्री फटाफट बताइए स्पीड से। 2022 का पद्मश्री तो याद रखना, अर्जुन सिंह ध्रुवे। कौन से ध्रुवे, अर्जुन सिंह ध्रुवे को मिला, जो कि डिंडोरी के हो जाएंगे। ये बैगा जनजाति में परदौनी नृत्य होता है जो कि बारात की आगवानी पे होता है। कब होता है, बारात की आगवानी पे होता है। उनको याद रखना दोस्तों, क्या मिला, 2022 का पद्मश्री। ठीक है। तो 2023 के पद्मश्री याद रख लेना। कला संस्कृति से रिलेटेड MPPSC प्री में बहुत क्वेश्चन पूछता है। आगे बढ़िए। हाँ, कितने क्वेश्चन हो गए अपने सर क्या ही कितने हो गए, क्यों बेइज्जती करा रहे हो, ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये MPPSC प्री 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। जिनके सर पे डंडे थे, हाँ तो ये कर लो, डंडोरी। मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। देखिए, विदिशा से, भोपाल से, उज्जैन से, इंदौर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंदौर। हालांकि ये मैप के माध्यम से भी हो जाता, फिर भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अच्छा देखिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा आपको याद रखना है, भारत के ऑलमोस्ट मध्य से होकर गुजरती है। मध्य प्रदेश में हम बात करें तो मध्य प्रदेश में कितने जिलों से, 14 जिले से। ठीक है। मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है 14 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से, 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये ध्यान रखना है। कौन कौन से हो जाएंगे, इधर से गुजारिए।
रतलाम उज्जैन आगर मालवा, ठीक है, रतलाम उज्जैन आगर मालवा, रतलाम उज्जैन आगर मालवा, फिर पूरा भोपाल संभाग हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना शाजापुर से नहीं गुजरती है, इधर से गुजरती है शाजापुर के ऊपर से, ठीक है। तो रतलाम उज्जैन आगर मालवा हो जाएगा, फिर पूरा याद रखो भोपाल संभाग, ठीक है। तो राजगढ़ सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन, ठीक है, राजगढ़ सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन। फिर आपको ध्यान रखना है सागर दमोह, सागर दमोह, ठीक है। फिर इधर से ऐसे गुजरती है जबलपुर कटनी, जबलपुर कटनी, फिर उमरिया शहडोल, ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके कर्क रेखा गुजरती है। यदि मैं आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफिकल्ट पूछ लूं कि कितने संभागों से होके कर्क रेखा गुजरती है, कितने संभागों से होके कर्क रेखा गुजरती है, थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चन आ जाए तो याद रहेगा रतलाम उज्जैन आगर मालवा, पूरा भोपाल संभाग, सागर दमोह जबलपुर कटनी उमरिया शहडोल, ठीक है। ऐसे याद रख लो। रात में महाकाल यानी उज्जैन के अपन दर्शन करने गए, वहां माल पानी लिया, माल पानी लिया, फिर राज किया पूरे भोपाल संभाग में, तो राजगढ़ सिहोरा भोपाल विदिशा रायसेन हो जाएगा, ठीक है। फिर समुद्र के किनारे गए, वहां पे लड़ाई हो गई, तो मैंने कही दम है तो आजा लड़ ले, नहीं तो हाई कोर्ट में मिलेंगे, एक दूसरे को काटने लग गए, तो हाई कोर्ट जबलपुर कटनी और फिर उमर का लिहाज करके सह दे दी, तो उमरिया शहडोल, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये 14 जिलों से होके गुजरती है कर्क रेखा। क्वेश्चन पूछे भारत के कितने राज्यों से होके गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होके गुजरती है। भारत के आखिरकार कौन कौन से 8 राज्य हो जाएंगे, तो याद रखना गुजरात राजस्थान, गुजरात राजस्थान, राजस्थान में सबसे कम गुजरती है, ठीक है, राजस्थान में सबसे कम, तो गुजरात राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से होके कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। ये 5 कौन कह रहा है, ओ 5 तो हाँ संभाग, संभाग, संभाग देखिए फटाफट, रतलाम, रतलाम उज्जैन, रतलाम उज्जैन, रतलाम उज्जैन आगर मालवा, ये कौन से संभाग में आते हैं, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगर मालवा उज्जैन संभाग में आते हैं, ठीक है। चलिए उज्जैन संभाग के बाद ये हमें पता है पूरा भोपाल संभाग हो गया, तो भोपाल संभाग से होकर गुजरती है, ठीक है, एक संभाग हो गया, उज्जैन हो गया, भोपाल दूसरा, उसके बाद सागर संभाग, सागर संभाग में थे 6 जिले, ठीक है, तो सागर संभाग से होके फिर जबलपुर संभाग से होके और फिर शहडोल संभाग से होके, तो गिन लीजिए दोस्तों 5 संभागों से होके कर्क रेखा गुजरती है। और भी कठिन क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कर्क रेखा के उत्तर में कौन से जिले हैं, कर्क रेखा के दक्षिण में कौन से जिले हैं, ये भी आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आ गया। तो कर्क रेखा से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना, कर्क रेखा 14 जिले। अच्छा और कठिन क्वेश्चन पूछ ले कि कर्क रेखा कौन से पठार के मध्य से होके जाती है, ट्रिक मित्र पर गमछा मारा, हाँ तो ट्रिक याद कर लो, जैसे करना है लिंक द्वारा याद करना है तो मैं लिंक द्वारा करवा दूंगा, ठीक है। फटाफट बताइए दोस्तों, क्वेश्चन और कठिन आ जाए। कर्क रेखा, तो कर्क रेखा मालवा के पठार से होके जाती है, मालवा के पठार के लगभग मध्य से होके जाती है, और जो बघेलखंड का पठार है उसके बिल्कुल मध्य से होके जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना, अपना मध्य प्रदेश कैसा एरिया है, पठारी एरिया है, कैसा एरिया है, पठारी एरिया है, ठीक है। समझ में आ गया। तो कितने जिलों से, किस जिले से होके नहीं जाती, इंदौर, इंदौर की अपन बात करें तो इंदौर अपनी खेल राजधानी है, हाँ बिल्कुल। आर्थिक दृष्टि से मजबूत है, हाँ मजबूत है, तो अपन क्या कह सकते हैं, व्यावसायिक राजधानी है, ठीक है। साथ ही साथ 6ठी बार स्वच्छता के मामले में इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पे आ चुका है, हाँ बिल्कुल आ चुका है। इंदौर की अपन और बात करें तो इंदौर में याद रखना पाताल पानी जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएगा। इंदौर में दोस्तों याद रखना होलकरों का शासन था, तो होलकरों का शासन था, तो होलकर वंश का संस्थापक कौन है, मल्हार राव होलकर। जब होलकरों का शासन है तो स्थापत्य कला में भी इंदौर को बढ़ावा मिला होगा, हाँ बिल्कुल मिला है। जैसे राजवाड़ा महल, राजवाड़ा महल जानते हो ना, राजवाड़ा महल जहाँ पे लड़कियां 300 रुपए में कपड़े खरीद के आपको 3000 बताती हैं, ये वही राजवाड़ा है। इसी राजवाड़ा में राजवाड़ा महल बना है, और ये जो महल है मल्हार राव होलकर ने शुरू करवाया देवी अहिल्याबाई के समय में, और तुकोजीराव होलकर के समय में दोस्तों क्या करवाया था, कंप्लीट करवाया था, ठीक है, याद रखना। इसके अलावा लाल बाग पैलेस, बाग वो पैलेस बना है, सामने बाग है तो लाल बाग पैलेस, ये भी अपना कहां पर है, इंदौर में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंदौर में आपको याद रखना है अभय खेल प्रसाल, ठीक है। इसके अलावा इंदौर में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, अभय खेल प्रसाल। अभय खेल प्रसाल सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम यहीं पर है, ठीक है। इंडोर स्टेडियम कहां पर हो जाएगा, यहीं पर इंदौर में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इंदौर में हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहां पर है, इंदौर में। मध्य प्रदेश की सबसे पहली आकाशवाणी, क्वेश्चन पूछा गया था कब स्थापना हुई, 1955 में, कहां पर है, इंदौर में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। और इंदौर में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन
कौन सी एसोसिएशन? मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। ये भी अपनी कहां पर हो जाएगी? इंदौर में हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जो है वो इंदौर में हो जाएगी। समझ में आ गया सभी को? चलिए अब आगे देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन। महाकाल की नगरी उज्जैन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। उज्जैन में आपको याद रखना है कितने ज्योतिर्लिंग है? महाकालेश्वर एक ज्योतिर्लिंग है। यहां पर क्या मेला लगता है? सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। लास्ट टाइम कब लगा था? 2016 में। अब कब लगेगा? 2028 में। ठीक है, इतना याद रहेगा। इसके अलावा सोयाबीन संयंत्र यहीं पर है। महाकाल किस नदी के तट पर है? क्षिप्रा। क्षिप्रा को क्या कहा जाता है? मालवा की गंगा। क्षिप्रा कहां से निकलती है? इंदौर की काकड़ी बर्डी से। किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी। ठीक है, ये याद रखना। इसके अलावा उज्जैन में याद रखना है संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम जिसमें कृष्ण भगवान, सुदामा और जो बलराम है, इन्होंने 64 प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की थी, याद रखना। इसके अलावा उज्जैन में काल भैरव, कौन हो जाएंगे? काल भैरव। काल भैरव याद रखना दोस्तों, उज्जैन में हो जाएंगे, जिसमें भैरव बाबा पता है मदिरा का सेवन करते हैं। तो जिस किसी का मन हो रहा हो मदिरा पीने का और जगह नहीं मिल रही, तो भैरव बाबा के दर्शन करने जाना, भैरव बाबा को मदिरा का एक घूंट पिलाना और वहीं आसपास कहीं देख लेना और गुटुक गुटुक कर जाना। ठीक है, पढ़ा थोड़ी रहा हूं मैं, रिवीजन हो रहा है, एमसीक्यूज हो रहे हैं। हाँ चलिए, फिर भी मैं आप कह रहे हो तो मैं धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो काल भैरव याद रखना उज्जैन में। मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर जो कि विश्व का केंद्र बिंदु है। ठीक है, विश्व का केंद्र बिंदु हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मंगलनाथ मंदिर हो जाएगा। इसके अलावा संदीपनी आश्रम जिसमें कृष्ण भगवान, सुदामा और बलराम ने 64 प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण की थी। ठीक है, अच्छा आपको पता है दोस्तों, जंतर मंतर एमपी का एकमात्र जंतर मंतर अपना कहां पर है? उज्जैन में हो जाएगा। ठीक है, एकमात्र जंतर मंतर कहां पर है? उज्जैन में हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आइए दोस्तों, विदिशा। विदिशा जिला, विदिशा में हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, हेलियोडोरस का क्या हो जाएगा? गरुड़ स्तंभ। अब ये हेलियोडोरस कौन था? तो हेलियोडोरस आप एक याद रखना, एक यवन राजपूत या राजदूत हो जाएगा। ठीक है, यवन राजदूत हो जाएगा। अब राजदूत है तो किसी के दरबार में आया होगा। हाँ बिल्कुल, तो शुंग वंश के उस समय भागभद्र थे, भागभद्र के दरबार में ही आया था। ये क्वेश्चन आ सकता है एमपीपीएससी प्री में, याद रखना। यानी भाग के आया कौन? हेलियोडोरस। और हेलियोडोरस जो है याद रखना, भागवत धर्म से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था और भागवत धर्म से प्रभावित होके इसने भागवत धर्म को अपनाया और गरुड़ स्तंभ बनवाया। और गरुड़ स्तंभ के बगल में ही दोस्तों मंदिर भी बनवाया, जिसे खाम बाबा के नाम से वहां के स्थानीय लोग जानते हैं। समझ में आ गया? इसके अलावा देखिए दोस्तों, विदिशा में और क्या है? उदयगिरी की गुफाएं। विदिशा में क्या है? उदयगिरी की गुफाएं। तो क्वेश्चन पूछे कि उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? अब सूरज उदय होते ही दोस्तों आपके गुद्दी में पड़ती है, धड़ाधड़ पड़ती है, तो आप नीचे गिरते हो, नीचे गिरते हो। तो उदयगिरी, उदय होते ही सूरज नीचे गिरते हो। तो उदयगिरी की गुफाओं को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? नीचेगिरी की गुफाओं के नाम से जाना जाता था। आगे जाके मालवा के परमार वंश के एक शासक हुए उदयादित्य। उदयादित्य के नाम पे ही इन गुफाओं का नाम क्या पड़ा दोस्तों? उदयगिरी की गुफाएं हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इन जिलों के बारे में समझ में आया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा इन जिलों के बारे में समझ में आ गया। हाँ चलिए अब आगे देखिए दोस्तों। हाँ, तो विदिशा, भोपाल, इनके बारे में थोड़े थोड़े पॉइंट याद रखना और धीरे धीरे होते जाएंगे आपके प्रैक्टिस। क्वेश्चन समझ में आया एमपीपीएससी 2021 में। अब देखिए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर के जितने भी PYQs हैं उनका अच्छे से एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस करने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि जैसे लास्ट ईयर कला से आए पद्मश्री 2022 के क्वेश्चन पूछे, तो इस बार 2023 के सारे अच्छे से करने, उनके जिले, उनकी कौन सी कला थी वो करने। इसी तरह जैसे कर्क रेखा से आया तो कर्क रेखा से सारी चीजें याद रखना है। उत्तर के जिले कौन से हैं, दक्षिण के कौन से हैं, कितने संभागों से होकर जाती है, कौन सा पठार मध्य में, महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह आपको करनी है तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश के किस प्राचीनतम भूभाग का, सॉरी मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ये एमपीपीएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए।
मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का, उत्तर का मैदान का, दक्षिण का पठार का, या नर्मदा सोन घाटी? क्लास की टाइमिंग आप सबको पता है 8:30 बजे। इतनी डिटेल्स में नहीं पढ़ा सर, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अपना मध्य प्रदेश जो है किस भूभाग का हिस्सा है? तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, अच्छा ये गोंडवाना लैंड क्या होता है ये भी बता दो जरा। रट तो लेते हो आप ये कि अपना एमपी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। क्या है ये गोंडवाना लैंड? चलिए छोड़िए। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा जान लीजिए दोस्तों, ये है अपनी प्यारी पृथ्वी। ठीक है, थोड़ी सी गोल आप समझ लेना। ठीक है, ये है अपनी प्यारी पृथ्वी। पहले प्यारी पृथ्वी क्या थी? आग का गोला थी। हाँ बिल्कुल, आग का गोला थी, आग का गोला थी। बिग बैंग थ्योरी के तहत सूरज से दोस्तों एक आग का गोला निकला और इधर पृथ्वी आ गई थी। ठीक है, याद रखना। तो पूरा पृथ्वी जो है वो क्या थी? आग का गोला थी। अब दोस्तों धीरे धीरे हजारों सालों बाद धीरे धीरे दोस्तों कहीं गर्मी बढ़ी, फिर बारिश हुई, ये हुआ वो हुआ, और ये पृथ्वी अपनी ठंडी हो गई। ठीक है, तो इसमें याद रखना दोस्तों, इधर था पेंजिया और चारों तरफ था पानी। ठीक है, ये पेंजिया हो गया, ये पेंथालासा। ठीक है, ये पेंजिया हो गया, ये पेंथालासा हो गया। अब हुआ ये धीरे धीरे दोस्तों प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के तहत ये अपनी जो पृथ्वी है ये बीच से टूट गई। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे बड़ा मैं बना देता हूं, ये जो है बीच में से टूट गया। ठीक है, क्या हो गया? बीच में से टूट गया। ये याद रखना, जब टूट गया तो यहां पर भर गया पानी, पानी भर गया। ठीक है, क्या भर गया? पानी भर गया। तो इसे पानी को तैथिस सागर कहा गया। ठीक है, अब जो ऊपर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग जो है टूट के इधर चला गया, ऊपर वाला भाग जो है टूट के ऊपर हो गया, दक्षिण वाला भाग जो है नीचे इधर हो गया। अब देखिए उसी से यहां पे बना नॉर्थ अमेरिका, ये बना यूरोप, और ये बना एशिया। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, और ये ऊपर वाला लैंड कहलाया अंगारा लैंड। ठीक है, अब दोस्तों नीचे वाला याद रखना साउथ अमेरिका। ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, और साथ ही साथ अपना जो इंडियन प्लेट है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये पूरा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया। समझ में आया? तो ये वाला एरिया गोंडवाना लैंड कहलाया, और ये वाला ऊपर वाला एरिया अंगारा लैंड कहलाया। ध्यान रखना। अब उसके बाद यहां पर समझिए, थोड़ा सा मैं स्पीड से समझा रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद जो दोस्तों अपना प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, ये अपना जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये याद रखना, ये जो अपना प्रायद्वीपीय भारत है और ये यूरेशियन प्लेट है, ये यहां पे मान लीजिए। तो अपना प्रायद्वीपीय भारत जो था, जो गोंडवाना प्लेट थी, अब धीरे धीरे दोस्तों टूटने से महाद्वीप बने, और जो ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है ये यहां पे आ गया। ठीक है, अब यहां पे आ गया तो बीच में कौन सा सागर था? तैतीस सागर। तैतीस सागर था, पानी था। तो अब दोस्तों जो ये वाली प्लेट है ये किससे टकराई? यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराने के कारण दोस्तों ऐसी वलित बन गई, वलय बन गए, और वलय बनने के कारण अपना हिमालय बना। और ये वाला भाग जो है कहां से आया था? गोंडवाना लैंड से। इसीलिए ये जो अपना प्रायद्वीपीय पठार जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, और प्रायद्वीपीय पठार में ही अपना कौन है? एमपी है। तो अपना मध्य प्रदेश समझ में आ गया किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा मुझे स्पीड से बताना पड़ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे स्पीड से बताना पड़ रहा है। तो जो हिमालय पर्वत है ये भी कैसा है? वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत भी कैसा है दोस्तों? वलित पर्वत हो जाएगा, और अपने मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड हो जाएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड हो जाएगा। समझ में आ गया? साथ ही साथ देखिए दोस्तों, आपको याद रखना भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भारत को 4 भागों में बांटा गया। उत्तर का हिमालय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान,
प्रायद्वीपीय पठार और साथ ही साथ तटीय मैदान और द्वीप समूह। ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, और आपको ध्यान रखना है दोस्तों इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। अब ये तो हो गया बेसिक तौर पे भारत का। एमपी का आपसे यदि क्वेश्चन पूछे मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश को बृहत आधार पे, बड़े बड़े स्तर पे अपन बात करें, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। कौन कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। इसके बाद आपको ध्यान रखना है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश। कौन सा? सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है पूर्वी पठार। ठीक है, पूर्वी पठार हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश को बृहत आधार पे क्वेश्चन पूछे 3 भागों में, वैसे आपसे क्वेश्चन पूछे तो ओवरऑल 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5, और सतपुड़ा का पठार और पूर्वी पठार। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश और पूर्वी पठार। तो मध्य प्रदेश को वैसे पूछे 7 आधार पे, बृहत बड़े बड़े स्तर पे पूछे तो 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, हालांकि दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हालांकि मैं स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि एमसीक्यूज करवा रहे हैं। तो अभी उत्तर का विशाल मैदान याद रहेगा, उत्तर का विशाल मैदान जो कि अपने मध्य प्रदेश के उत्तर में है, पूरा उत्तर का विशाल मैदान, जो गंगा का मैदान, ठीक है, सिंधु का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, वो पूरा क्या है? उत्तर का मैदान है। तभी तो आप देखिए दोस्तों, जो अपनी प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है, हिमालय बना था, तो बीच में ये क्या रह गया था? गर्त रह गया था। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा ज्यादातर नदियां अपनी इधर जाती है और इधर जाती है। हिमालय वाली नदियां इधर आती है और ये प्रायद्वीपीय पठार वाली नदियां इस मैदान में जाती है। नर्मदा सोन घाटी आपको पता ही है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी क्वेश्चन पूछेगी, नर्मदा सोन घाटी एमपी में कहां पर है? ये विंध्याचल रेंज है। ये नर्मदा सोन घाटी इधर सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश है। हालांकि इसका नाम नर्मदा घाटी होना चाहिए क्योंकि नर्मदा नदी की घाटी पर ये घाटी बनी है, तो नर्मदा सोन घाटी आपको ध्यान रखना है। बेसिक बेसिक समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार कीजिए। ठीक है, बताइए मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति का विस्तार कीजिए। बुंदेलखंड वाले एरिया में विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिल जाएगी। पठार बुंदेलखंड का ही है ना। बुंदेलखंड में कौन सा पठार? क्या बुंदेलखंड वाले एरिया में बुंदेलखंड का पठार है। अरे क्वेश्चन अभी 4 हुए हैं दोस्तों, 1 घंटा होने वाला, ये तो गलत है। तो देखिए मध्य प्रदेश की वर्तमान भौगोलिक स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, या फिर प्रश्न में कुछ गोलमाल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखना, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा। अब थोड़ा बेसिक तरीके से समझ लीजिए, ये है अपनी पृथ्वी, ये कितना है? 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये कितना है? 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ये क्या है? कर्क रेखा। ठीक है, ये क्या है? कर्क रेखा। और ये 23.5 डिग्री क्या है? मकर रेखा। ठीक है, ये क्या है? मकर रेखा हो जाएगा। अब 0 डिग्री अक्षांश, इसको मान लीजिए ईस्ट, इसको मान लीजिए वेस्ट, इसको मान लीजिए नॉर्थ, और ये इसको मान लीजिए साउथ। ठीक है, ये अपन ने बांट दिया। ठीक है, तो ये आप देखिए, ये पूर्व, ये उत्तर, और ये गोलार्ध कौन सा हो जाएगा? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब ये जो अपना भारत है, ये देखिए, ये मैं भारत बना रहा हूं। ठीक है, भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट पे। ठीक है, भारत जो है याद रखना, और भारत 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, समझते हो ना। ये 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, थोड़ा बस समझ लीजिए। ठीक है, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से इधर आगे बढ़ रहा है, बीच में आ जाती है 23 डिग्री पर कर्क रेखा, और ये अपना भारत ऐसे आगे 37 डिग्री पे चला जाता है। समझ में आ गया? अब इसी के बीच में अपना एमपी भी है।
ठीक है, तो देखिए ये 23 डिग्री है, पर अपना एमपी कब से शुरू होता है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। अब ये उत्तरी अक्षांश क्यों लिखिए? ये रही अक्षांश रेखा है और ये किधर बढ़ रही है? उत्तर की तरफ बढ़ रही है, तो उत्तरी अक्षांश होगा। ये मत बोल देना कि यहां पे खड़ा नहीं होना है, जब भी अक्षांश रेखा है नापोगे यहां पे खड़ा होना है। यहां पे खड़ा होगा तो 21 डिग्री 6 मिनट आपको दक्षिण अक्षांश पहुंच जाएगा, नहीं आपको खड़ा यहां पे होना है, फिर ऐसे गिनना है। तो आप गिनो 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। समझ में आ गया? अब इसी तरह देशांतर लाइन गिनोगे तो भी आपको कहां खड़ा होना है? यहां पे खड़ा होना है। तो 74 डिग्री 9 मिनट अब किधर चल रहे हैं? पूर्व की तरफ, तो पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पे होगा। तो यहां खड़े होगे तो पूर्व की तरफ ही बताना, ये मत बताना कि यहां से खड़े हो जाओगे पश्चिम देशांतर से पूर्व देशांतर, तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, एग्जाम से पहले सारी चीजें कवर होगी आपकी। ठीक है, और आप सबको पता है ना मैं खान सर के यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जिसको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। हम्म। तो चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए ये ऑप्शन नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। कोई कर रहा हो कि 21 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश, ये जानबूझ कैसे ऑप्शन दिए? दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, अक्षांश कैसे? उत्तर की तरफ। कहां खड़ा होना है? याद आ गया? इसी तरह ये नहीं होगा। ठीक है, ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, इसका ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा जो है कितने जिलों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन आया है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2016 में। ठीक है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन मध्य प्रदेश आर क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? सर बहुत डीप में मत जाइए। चलिए ठीक है, डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक तो बता सकता हूँ ना। हाँ हाँ, तो देखिए मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है? 14 जिले। कितने जिलों से? 14 जिलों से होकर गुजरती है। फटाफट स्पीड से 14 जिले बता दीजिए सभी स्टूडेंट। 14 जिले बताइए। कौन कौन से 14 जिले? सबसे पहले रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, फिर पूरा भोपाल संभाग, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़। ठीक है, सागर दमोह, सागर दमोह। ठीक है, फिर जबलपुर, सागर दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, सागर दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल 14 जिलों से होके गुजरती है। कितने राज्यों से होके गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर जाड़िया के बीच में फंस गई ममता दीदी, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, जाड़िया, झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर मित्र बना लिया तो मित्र, तो त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, 8 राज्यों से होके 14 जिलों से होके कर्क रेखा, और कितने संभागों से होके? 5 संभागों से होके। क्वेश्चन जिस तरह का आ जाए उस तरह आप लगा देना। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2008 में पूछा गया, साथ ही साथ पटवारी के 2017 में पूछा गया। बताइए, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन पासेस थ्रू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? हो सकता है इंग्लिश गलत भी और ट्रांसलेट की गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसा आप कहोगे वैसे ही पढ़ा देंगे। पूरा पढ़ाना है मुझे, तो आपका मजबूत करवाना है कैसे भी हो। यहाँ पे रिवीजन करते रहना, और जो चीजें याद करवाने की होगी मैं थोड़ी थोड़ी याद भी करवाता रहूंगा। ठीक है, मध्य प्रदेश से किस जिलों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? मध्य प्रदेश के आपको याद रखना है एकमात्र जिला सिंगरौली, सिंगरौली से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं कि ये क्वेश्चन जो है, डायरेक्ट पूछता हूं, 2008 से पहले यदि मैं आपसे पूछता कि 2007 में, ये सर 2007 में कैसे पूछ लेते? 2007 में तो हम छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे। बताइए जरा फटाफट, मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में, इनमें से हटाइए, ये हटा ही दीजिए, कौन से जिले में, कौन से जिले से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है 2007 में। बताइए जरा।
देखिए सिंगरौली है सबसे पूर्वी जिला और अलीराजपुर है सबसे पश्चिमी जिला। अच्छा ये बताइए, आप कभी बस में बैठते हो, ये है बस ठीक है, बस में आप कभी बैठते हो तो हमेशा बस में लेफ्ट से बैठते हो क्योंकि लेफ्ट में ही गेट होता है। और जब बस में बैठते हो खिड़की खिड़की मिल जाए, यानी लेफ्ट वाली खिड़की मिल जाए और राइट वाली खिड़की मिल जाए तो अलग ही दोस्तों क्या होंगे, ठाट होंगे। ठाट यानी 8, 8 यानी 2008। तो 2008 में अपने मध्य प्रदेश का सबसे जो इधर वाला जिला है ना ये अलीराजपुर, और सबसे इधर वाला जिला है ये सिंगरौली, ये 2008 में बन गए थे। और जब बस में बैठोगे तो बल लगाओगे, बल तो उस समय राज्यपाल थे बलराम जाखड़, मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान। 2008 में ये दोनों जिले बने, अलीराजपुर सिंगरौली। अब याद ही क्वेश्चन पूछे कि इनमें से पहले कौन सा बना, तो आपने लेफ्ट से घुसे थे ना, तो लेफ्ट वाला पहले बना यानी अलीराजपुर पहले बना। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखना। समझ में आ गया, तो अलीराजपुर सिंगरौली बना 2008 में। इसका मतलब उस समय सिंगरौली जिला नहीं था, क्योंकि 2007 में क्वेश्चन पूछा है ना। अब सिंगरौली जिला नहीं था तो कौन सा जिला था, सीधी, तो सीधी जिले से गुजरती थी। अब किससे गुजरती है, सिंगरौली से गुजरती है। समझ में आ गया। हाँ तो सिंगरौली, अब देखिए सिंगरौली से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। सिंगरौली, सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। ठीक है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी दोस्तों कौन सी हो जाएगी, सिंगरौली हो जाएगी। अच्छा सिंगरौली अपनी मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हो जाएगी। अब ऊर्जा यानी एनर्जी, एनर्जी क्यों कहते हैं, क्योंकि एनटीपीसी के द्वारा यहां पर विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना की गई। विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना की स्थापना, इसका मतलब क्या होता है, ताप विद्युत, कोयले से बिजली बनाने वाली परियोजना की स्थापना यहां पर की गई। तो अब आपके मन में डाउट होगा कि सर परियोजना जो है वो तो और भी जिलों में खुली है, इसी को ऊर्जा राजधानी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना जो है इससे 4760 मेगावाट तक बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा हम यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली को क्या कहा गया, ऊर्जा राजधानी। ठीक है, ये सिंगरौली के बेड़न में है। इसके अलावा सिंगरौली में माड़ा की गुफाएं, इसके अलावा सिंगरौली में रानी माची शैलाश्रय भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सिंगरौली में चरण पादुका योजना, चरण पादुका योजना, ये चरण पादुका योजना जो है तेंदुपत्ता संग्राहक जो है ना, इनको चप्पलें देने के लिए। अब तेंदुपत्ते दोस्तों कहां से पकड़ेंगे, मतलब कहां से लेंगे, जंगलों से। जंगलों में कांटे होते हैं, अब कांटे इनके नहीं लगे इसीलिए इनको चप्पल दी गई थी चरण पादुका योजना के तहत 2018 में। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से शुरू किया गया था। ठीक है, याद रहेगा, बेसिक बेसिक चीजें तो ये ध्यान रखना। अच्छा आप देखिए दूसरा जिला है सतना, रीवा सीधी सिंगरौली सतना, सतना जिले से रिलेटेड बेसिक चीजें याद रखना। अच्छा लोग सताएंगे आपको, आप रत्नों की माला पहने हो तो सतना जिले के रत्नेश पांडे याद रखना प्रमुख पर्वतारोही हो जाएंगे। ठीक है, अब आप अंदर ही अंदर भर गए तो बरहुत, बरहुत बौद्ध स्तूप आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, बरहुत बौद्ध स्तूप आपको ध्यान रखना है सतना में हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा माधवगढ़, माधवगढ़ का जो किला है वो भी सतना में है। इसके अलावा सतना में 2016 में आपको ध्यान रखना है मुकुंदपुर टाइगर सफारी की स्थापना सतना में की गई। ठीक है, इसके अलावा सतना में चित्रकूट पर्यटन स्थल है। क्वेश्चन आ चुका है, चित्रकूट किस नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर, मंदाकिनी नदी के तट पर है। और इसी चित्रकूट में राम भगवान ने अपने वनवास का 11 साल बिताया था। ठीक है, इसके अलावा मेहर, मैं हर, याद करो दोस्तों बचपन में आप कहते थे मैं हर तरीके से क्या खाऊंगा, टोस खाऊंगा, टोस खाऊंगा। भाई कहता था मैं खाऊंगा, दोनों में लड़ाई होती थी, टोस चाय में डूब जाती थी, ना भाई खा पाया ना आप खा पाया, और फिर उंगली से ऐसे डाल डाल के टोस खाते थे। तो टोस से याद रखना टोस, टोस या तमसा नदी मेहर से त्रिकुटा पर्वत से निकलती है, मेहर के त्रिकुटा पर्वत से टोस नदी निकलती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा मेहर संगीत घराना जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खान से संबंधित है, यहां पर इन्होंने मेहर बैंड की भी स्थापना कर दी थी, ये ध्यान रखना है। अच्छा मेहर है सतना में, यहाँ पर विंध्याचल रेंज है। ठीक है, विंध्याचल रेंज का जो पूर्वी भाग है उसे क्या कहा गया, कैमूर श्रेणी। ठीक है, कैमूर श्रेणी कहा गया। तो इसका मतलब जो अपना सतना वाला एरिया है ये कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आता है। और विंध्याचल रेंज में दोस्तों चूना पत्थर पाया जाता है, तो इसका मतलब सतना वाले एरिया में भी आपको चूना पत्थर देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ शारदा माता का मंदिर भी यहीं पर हो जाएगा। चलिए इंदौर,
इंदौर से रिलेटेड बताइए 2-4 पॉइंट। इंदौर से रिलेटेड 2-4 पॉइंट। राजवाड़ा महल यहीं पर है, हाँ। लाल बाग पैलेस यहीं पर है, पाताल पानी यहीं पर है, अभय खेल प्रसाद आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन, जिसे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अब कहते हैं, ये कहां पर हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा होलकरों ने यहीं पे शासन किया। ठीक है, होलकरों ने यहीं पर शासन किया। इंदौर आता है मालवा में, तो मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माल पानी आप पियोगे तो सिगार से पियोगे, तो सिगार जो कि इंदौर में ही आती है। इसके अलावा जाना पाओ जो कि इंदौर जिले में ही आती है, जहां से महू नदी, जहां से परशुराम जी का जन्म भी यहीं पर हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सिगार, जाना पाओ, धाजारी, गोमनपुरी चोटियां हो जाएंगी मालवा की सबसे ऊंची। इसके अलावा इंदौर के चमड़े के खिलौने, इंदौर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग कब मिला, बताइए। इंदौर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग कब मिला। चमड़े के खिलौनों को तो अलग ही ठाट है इनके, तो 2008 में जीआई टैग मिल गया। अब जीआई टैग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि अभी हाल ही में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मुरैना की गजा, कौन सी गजा के, मुरैना की गजा को जीआई टैग मिला। मुरैना जिला कहां पर है, यहाँ पे, तो मुरैना की गजा को जीआई टैग मिला अभी मार्च 2023 में मिला है। और साथ ही साथ रीवा के सुंदरजा आम, ठीक है, रीवा के सुंदरजा आम जो है उसे दोस्तों जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, तो रीवा के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला। तो क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश की ऐसी पहली कौन सी चीज थी जिसे जीआई टैग मिला। सर हम लिख नहीं पा रहे, क्या करोगे लिख के। चंदेरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी को जीआई टैग कब मिला, 2005 में। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इंदौर के चमड़े के खिलौने, धार का बाघ प्रिंट, और टीकमगढ़ और दतिया का धातु शिल्प, जिसे सभी को 2008-9 में जीआई टैग मिला। फिर मैसूरी साड़ी जो देवी अहिल्याबाई ने फेमस करवाई थी, इसे मिला 2012 में। प्रलय आने वाली थी, जल्दी जल्दी साड़ी पहन लो। ठीक है, 2014 में आपको ध्यान रखना है दोस्तों रतलामी सेव, और 2018 में कड़कनाथ मुर्गा, और 2021 में बालाघाट जिलों के जो चिन्नौर चावल है उन्हें मिला, और 2023 में आपके सामने। सर आराम से पढ़ाइए, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। सर मेन पॉइंट लिखो। मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, रीवा के सुंदरता आम, मुरैना की गजक, इन दोनों को जीआई टैग मिला। जीआई टैग सबसे पहले किसे मिला, दार्जिलिंग चाय को। कब मिला, 2004 में। एमपी में सबसे पहले किसे मिला, चंदेरी साड़ी को। ठीक है, और मैसूरी साड़ी को 2012 में। आप बताइए मैं धीरे पढ़ाऊं या थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊं या कैसे पढ़ाऊं। रिवीजन करना है तो स्पीड से चलने देता हूं, नहीं तो थोड़ा सा धीरे कर देता हूं। ये चल रही है ट्रेन, धीरे करो। आप एक काम करना, देखो अभी मुझे समझ में नहीं आएगा, आप एक काम करना, कमेंट्स जो है बाद में कमेंट्स में लिख देना कि सर ऐसी स्पीड रखिए ऐसी, तो वहां मुझे समझ में आएगा। यहां तो समझ में ही नहीं आएगा कि आधे कहेंगे ये कीजिए, आधे कीजिए ये कहेंगे। हाँ चलिए आगे देखिए। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। सिंगरौली और अलीराजपुर, सिंगरौली और अलीराजपुर में सूर्योदय के समय पर विचार कीजिए और सही विकल्प बताइए। सिंगरौली में सूर्योदय 1 घंटे पहले होता है, अलीराजपुर में सूर्योदय 1 घंटे पहले होगा, सिंगरौली में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा, या अलीराजपुर में सूर्योदय आधा घंटा पहले होगा। नहीं तो कबूतर उड़ जाते हैं। अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं धीरे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऐसी बात है तो मैं धीरे पढ़ाऊंगा। सर आपको तो वही झेल पाएगा जो पहले पढ़ चुका है, नहीं तो कबूतर उड़ेंगे। नहीं नहीं मैं धीरे पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आज कितने क्वेश्चन कराने, जितने मर्जी उतने करा देंगे। हाँ पहले फटाफट ये बताइए। हाँ ये देखिए, ये अपनी प्यारी पृथ्वी है। पृथ्वी किधर घूमती है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ऐसे पृथ्वी घूमेगी। अब मैं कैसे बताऊं, ये देखिए ये ऐसे पृथ्वी घूमेगी दोस्तों, पृथ्वी घूमेगी। तो सूर्य यहाँ है, तो सूर्य यहाँ है, तो पहले इधर वाले जिलों को, पहले इधर वाले जिले आएंगे, यानी सबसे पहले अपना एमपी ये रहा पृथ्वी में, ये रहा सिंगरौली, ये रहा अलीराजपुर। तो पृथ्वी ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी। ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे घूमेगी। तो ये पहले ये जिला आएगा सिंगरौली, यानी सबसे पहले सूर्योदय कहां पर होगा, सिंगरौली में होगा। ठीक है, उसके बाद 34 मिनट बाद कहां पे होगा, अलीराजपुर में होगा। तो पहली बात तो दोस्तों देखिए,
अलीराजपुर में सूर्योदय आधे घंटे पहले होगा, ये तो नहीं होगा। 1 घंटे पहले होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ये समझिए 34 मिनट का गैप कैसे, 34 मिनट का गैप कैसे है। देखिए 1 डिग्री में याद रखना 4 मिनट। अपने एमपी में दोनों जिलों का गैप देखिए बेसिक तरीके से। देखिए ये है अलीराजपुर, अलीराजपुर कितने डिग्री वो था पूर्वी देशांतर, बताइए। 74 डिग्री 9 मिनट था, ठीक है। सिंगरौली 82 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। 82 डिग्री 48 मिनट हो जाएगा। तो 82 में से 74 लगभग अपन निकाल लेते हैं, बताइए कितना बचा। ठीक है, कितना बचा, 12 में से 4 गए, 8 और 8, ठीक है। तो 8 वो मान लीजिए, ठीक है। अंतर कितना आया, 8 डिग्री का। ऐसे सभी लाइनें जाएंगी देशांतर लाइन, तो कितना 8 डिग्री का आया। 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट, तो लगभग 32 मिनट आ गया अंतर। समझ में आ गया। तो 32 मिनट का अंतर आखिरकार क्यों आता है, ठीक है। तो लगभग 34 मिनट आएगा। और भी अपन ये पॉइंटों में था ना, ये 48 था, वो 74 था, बिल्कुल जिले के उससे नपती है, ये भी ध्यान रखना है, बेसिक बेसिक चीजें। तो आपको तो बस ये याद रखना है, सबसे पहले सूर्योदय सिंगरौली में होगा और फिर अलीराजपुर में होगा, याद रखना, ठीक है। कितने मिनट का गैप, लगभग आधा घंटा, 34 मिनट, ठीक है। हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों एक चीज और बताइए, सिंगरौली अलीराजपुर जिला बना कब, सिंगरौली कब बना, सिंगरौली कब बना, सिंगरौली जिला कब बना, अलीराजपुर कब बना, दोनों के क्या थे, ठाठ 8 2008 में। अच्छा, उस समय राज्यपाल कौन थे, बल लगाया था बलराम जाखड़, ठीक है, ग्रेट, बहुत अच्छा। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, मामाजी शिवराज सिंह चौहान। पहले कौन सा जिला बना, अलीराजपुर, 17 मई 2008 को बना। फिर कौन सा बना, सिंगरौली बना। समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए। अच्छा, अब अलीराजपुर जिले से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण 2-4 पॉइंट। अलीराजपुर जिला अपने मध्य प्रदेश का ये वाला एरिया है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला है, यानी बहुत सारे जंगल है। वर्षा भी आपको पता है यहीं पर ज्यादा होती है, ठीक है। जंगल भी यहीं पर है, तो जनजातियां भी यहीं पर रहती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां हम बात करें धार में है। 2011 की जनगणना के अनुसार, पर प्रतिशत के अनुसार 89% जनजातियां जो है वो अलीराजपुर में, ठीक है। इसीलिए जनजातियां हैं, जंगलों में रहती है, शिक्षा इतनी नहीं मिल पाती। तो सबसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर में। ये पूरे भारत में भी सबसे कम साक्षरता दर अलीराजपुर में, ठीक है, याद रहेगा। इसके अलावा अलीराजपुर का नूरजहां प्रजाति का आम, इसके अलावा अलीराजपुर के पेमा फालिया हो जाएंगे, जो कि आपको याद रखना है पिथौरा चित्रकारी से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अलीराजपुर के भावरा में चंद्रशेखर आजाद का जन्म हो गया था, कब, 1906 में। तो इसी के 100 साल बाद आइए 2006 में चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार की भी शुरुआत की गई मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, जो चंद्रशेखर आजाद है, ये पता है दोस्तों, इन्होंने हरा के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे। हरा यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो 1924 में कानपुर में बनी थी। साथ ही साथ हंस रहे थे, हंस रा, तो फुल फॉर्म याद रखना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हंसरा के संस्थापक सदस्यों में भी प्रमुख थे ये, ठीक है। हाँ, अलीराजपुर जिले के कट्टीवाड़ा में आपको याद रखना है नूरजहां प्रजाति का आम है। कौन सी प्रजाति, नूरजहां। अरे नूरजहां तो सुनी सुनी लग रही है, ये तो अपने जहांगीर बाबा की पत्नी थी, पूरे नूर में जहां, और इसका वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। और ये नूरजहां प्रजाति का नाम आम जो है वो अलीराजपुर के कट्टीवाड़ा में भी हो जाएगा, ठीक है। सिंगरौली का बारे में बता दिया मैंने, सिंगरौली ऊर्जा राजधानी याद रखना। और सिंगरौली कोयला क्षेत्र उत्पादन के मामले में आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ठीक है। उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, कौन सा, सिंगरौली कोयला क्षेत्र। अब आप कहोगे सर हमने तो पढ़ा है कि सोहागपुर है। सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के बारे में सबसे बड़ा है,
जबकि सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट। उत्पादन की मांग, यहाँ कोयले की सबसे मोटी परत है, ये भी ध्यान रखना। और कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानें अपने एमपी में है, हाँ है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वर्तमान मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में दोस्तों आप बताइए, एमपी में सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, यानी एमपी कितने राज्यों की सीमा को छूता है? 7, 5, 8, 9। ये क्वेश्चन एमपी कांस्टेबल 2013 में पूछा गया, एमपी एसआई 2017 में पूछा गया और जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया है। मिल जाएगी, मिल जाएगी, फटाफट बताइए। तो वर्तमान में एमपी जो है वो 5 राज्यों की सीमा को छूता है। कितने राज्यों की सीमा को? 5 राज्यों की सीमा को छूता है, ये ध्यान रखना है। 5 राज्य कौन कौन से? इधर राजस्थान, इधर कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। अब इधर को आप कह सकते हो ना, बीच में खड़े हो जाना, यह है पश्चिम, यह है उत्तर। तो राजस्थान किधर है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ध्यान रखना। इधर अपना गुजरात, 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 ठीक है, ध्यान रखना। इधर अपना कौन सा है? दक्षिण में महाराष्ट्र, 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 महाराष्ट्र। इधर अपना कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन सा गढ़? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और यहां पर अपना यूपी, यूपी, यूपी। कभी मेंस में लिखना पड़े ना तो बता देना दोस्तों, अपना यह है पूर्व, यह है उत्तर। उत्तर पूर्व में यूपी है, उत्तर सॉरी पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, और पश्चिम में गुजरात है, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। तो कितने राज्य? 5 राज्य। अच्छा, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 1956 में अपना जो मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को छूता था, बताइए। अरे बिल्कुल, आपका पूरा रिवीजन होगा। धीरे कम क्वेश्चन हो रहे हैं तो ठीक है ना, रिवीजन तो हो रहा है सारा। ओवरऑल चीजें तो याद करवाने पे फोकस कर रहा हूँ। लिखोगे तो लिखा हुआ तो है आपके पास पहले से, टेंशन मत लेना। बताइए 1956 में, यदि किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा ना वही बता पाएगा। लम्बू, लम्बू ने सही बता दिया। तो याद रखना है दोस्तों, अपना एमपी जो है, एमपी आपको ध्यान रखना है, 1956 में 6 राज्यों की सीमा को छूता था। कितने राज्यों की? 6। देखिए मैं एमपी बना देता हूं, अपना छोटा सा एमपी बना देता हूं, ये रहा छोटा सा एमपी। इधर रहेगा राजस्थान, हाँ बिल्कुल रहेगा। इधर रहेगा गुजरात, नहीं रहेगा, क्योंकि गुजरात 1956 में नहीं बना था। और ये पूरा राज्य था बंबई, ठीक है, तो बंबई, सपनों की नगरी बंबई राज्य था। तो इधर बंबई रहेगा पूरा, इधर ये बंबई रहेगा, ठीक है। इधर यूपी रहेगा, इधर बिहार रहेगा, इधर उड़ीसा रहेगा, और इधर आंध्र प्रदेश रहेगा। तो गिनो दोस्तों, 1956 में कितने राज्य हुए? बंबई, सपनों की नगरी बंबई 1, राजस्थान 2, यूपी 3, बिहार 4, उड़ीसा 5, आंध्र प्रदेश 6। तो 1956 में अपना एमपी 6 राज्यों की सीमा को छूता था। फिर 1960 में बंबई से अलग होके बना गुजरात और ये महाराष्ट्र। तो 1960 में 2 टूट गए, यानी 1 से 2 टूट गए, यानी 6 थे, तो अब एक ये हो गया और 7 एक एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो 7 राज्यों की सीमा को एमपी 1960 से 2000 तक छूता था, और 2000 से वर्तमान तक अपना एमपी जो है, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट 5 राज्यों की सीमा को छूता है। ये अपना, अरे अब आप क्या चाहते हो कि मैं एमपी वैसे ही बनाऊं? देखो मैं एमपी बनाता हूं दोस्तों। समय की ऐसी कमी है, आप यहाँ रिवीजन करने आए हो।
तो भी सही नहीं बना है। टाइम कहाँ है इतना दोस्तों, टाइम लगेगा तो इतना तो खेल हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो एमपी। ठीक है, समझ में आ गया। तो अपना एमपी 1956 में कितने राज्यों की सीमा को, 6 राज्यों की सीमा को। ठीक है, 1960 में 7 राज्यों की सीमा को, 2000 तक 7 राज्य, 2000 से वर्तमान तक 5 राज्यों की सीमा को छूता है। यदि इसमें ही थोड़ा और कठिन क्वेश्चन बन जाए तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि राजस्थान की सीमा को कितने जिले छूते हैं। अच्छा, राजस्थान में क्या है, रेगिस्तान। रेगिस्तान में आप क्या खेलते हो, क्रिकेट। क्रिकेट आप खेलते हो तो घर पे 10 बहाने बनाते हो, 10 बहाने, तो 10 बहाने बना के क्रिकेट खेलने। या फिर क्रिकेट में होता है एक बैट और एक बॉल, तो बैट और बॉल में दिख रहा है 10 10 10, तो 10 जिले। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी, योगी जी से पंगा लेंगे 13 घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, तो 13 जिले यूपी की सीमा को। हालांकि अब रीवा से अलग होके मऊगंज बनने वाला है। कौन सा गंज, मऊगंज बनने वाला है, तो फिर 14 जिले हो जाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के सेलिब्रिटी क्या आपसे मिलेंगे, नहीं, नो नो नो, महाराष्ट्र 9 जिले, गुजरात 2 जिले। ठीक है, और छत्तीसगढ़ 7 जिले, छत्तीसगढ़ 7 जिले हो जाएंगे। ये बेसिक बेसिक याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट पर्सन है, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया, 1 नवंबर 1955, 1 नवंबर 1956, 1 दिसंबर 1956 या फिर 1 नवंबर 1954। लंबा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आया एमपी कांस्टेबल 2017 में और एमपी पीएससी 2014 में। ये क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। बताइए दोस्तों फटाफट, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। तो एमपी का पुनर्गठन याद रखना 1 नवंबर 1956 को किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को एमपी का पुनर्गठन किया गया। अच्छा, जिस समय एमपी बना था उस समय एमपी में जिले कितने थे। बहुत बेचारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 43 और 45 में, तो अब आज नहीं हो गए। अच्छा, शुरुआत में बनाए, और शुरुआत में आप दोस्तों जानते हो प्यार बहुत गहरा होता है। प्यार यानी 143, शुरुआत में प्यार बहुत गहरा होता है और बाद में तो कि ठीक है चलो। तो शुरुआत में प्यार बहुत गहरा होता है तो 43 समझते हैं ना, 143 का मतलब। तो शुरुआत में 43 जिले हैं। और फिर एमपी से छत्तीसगढ़ टूटेगा तब एमपी में जिले बचेंगे 45। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे जब एमपी बना तब कितने जिले, 43। जब एमपी से छत्तीसगढ़ टूटा तो एमपी में कितने जिले बचे, 45। ठीक है, हाँ सफिशिएंट है, आपका पूरा एमपी ऑलमोस्ट रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज ला रहा हूँ, उनसे रिलेटेड डिटेल भी बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यूज एमपी पीएससी ला रहा हूँ, सभी एग्जाम्स के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1 नवंबर 1956 को अपना एमपी जो है वो भाषा के आधार पर बना। ठीक है, भाषा के आधार पर आपको ध्यान रखना है अपना एमपी बन गया था। तो भाषा के आधार पर बना, तो इसका मतलब भाषा के आधार के लिए कमेटी बनी होगी। हाँ बिल्कुल, फजल अली कमेटी। कौन सी कमेटी, फजल अली कमेटी बन गई। अब फजल अली कमेटी कब बनी, 1953। फजल अली कमेटी में कौन था, फजल अली, केम्पणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू, तो कौन कौन बने, फजल अली, केम्पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली, केम्पणिकर, हृदयनाथ कुंजरू 1953 में बनी। इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में, और इस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें अपना एमपी भी बना था। ठीक है, जिसमें अपना एमपी भी बना था, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन पूछ ले कि फजल अली कमेटी ने कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश की थी। तो 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, पर सरकार ने कितने बनाए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, भाषा के आधार पर फजल अली कमेटी बनी। अब क्वेश्चन आ सकता है, आपको 2-3 कमेटियां दे देगा और कहेगा कि बताओ मैच करो। तो फजल अली कमेटी फर्ज निभाया भाषा के आधार पर। क्यों बनी भाषा के आधार पर, पता है ना पूरी। कोट्टी श्री रामानंदू की मृत्यु हो गई थी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद। फिर उसके बाद तमिल वाले जो लोग हैं इन्होंने विद्रोह कर दिया था, इस कारण आनंद फानन में 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बनाना पड़ा भाषा के आधार पर, और उसके बाद फजल अली कमेटी बनी। ठीक है, ये याद रखना। तो इससे पहले और भी बहुत सारी कमेटी बनी होगी, बिल्कुल। एस के धर, धरे के धरे रह गए ठाट से, तो एस के धर कमेटी बनी 1948 में। और क्वेश्चन इधर के लिख देगा कमेटी, उधर लिख देगा कि आधार बताओ, तो ये प्रशासनिक आधार पर इसने सिफारिश की थी। ठीक है, उसके बाद बनी जेवीपी कमेटी। जेवीपी ये भी 1948 में बनी, पर इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी। जेवीपी का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया
हो जाएगा। और इसने भी प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की मांग की। ठीक है, तो यहां पर कमेटी लिख देगा, इधर लिख देगा कि किस आधार पर मांग की, तो ये भाषा के आधार पर, इसने प्रशासनिक आधार पर, और इसने भी प्रशासनिक आधार पर। और इसने कुछ कंडीशन भी लिखी थी कि भाषा के आधार पे है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी भाषा वाले लोग यहीं पे बोलेंगे। आधार भाषा का था, पर प्रशासनिक दृष्टिकोण भी देखा जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें याद रहेंगी। चलिए आगे बढ़िए। तो 1 नवंबर 1956 को अपना एमपी बन गया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी जब अपना एमपी बना। अब ये ऐसे क्वेश्चन में आपको गलत नहीं करना है। ये एक तो एमपीएसआई 2011 में पूछा गया, एमपीपीएससी 2009 में पूछा गया, और ग्रुप 3 2018 में पूछा गया। ये हो सकता है बहुत से स्टूडेंट गलत कर दें। कितने बजे तक होगी क्लास, क्यों बोर होने लग गया क्या? क्लास वैसे 9:30 ही होनी थी, पर अपन खत्म कर देंगे अब। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। आप अपने फीडबैक जरूर देना, बताना जो भी कमियां हैं, तो मैं उस अनुसार करूंगा। और मैं चाहूंगा कि डेली आप क्लास में बिल्कुल टाइम से आए। हाँ, तो मध्य प्रदेश के गठन के समय कुल संभाग और जिलों की संख्या कितनी थी? 9 संभाग 43 जिले, 8 संभाग 48 जिले, 8 संभाग 43 जिले, 9 संभाग 42 जिले। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 संभाग और 43 जिले। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है, जब अपना एमपी बना तो 43 से याद रहेगा 143, और जब प्यार मिल गया तो ठाठ से अब अपन लड़कों को चिढ़ाएंगे। अपने दोस्तों को आप चिढ़ाओगे कि नहीं, कि अब तो हमारी भी बंदी है, हमारी भी गर्लफ्रेंड है। तो याद रखना, ठाठ यानी 8, तो ठाठ से 8 संभाग और 43 जिले वर्तमान में। या फिर आप ये ऐसे याद रखिए, सन 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो एमपी में बचे थे 45 जिले और संभाग 9। समझ में आया? उसके बाद 2008 में एक संभाग बना जिसका नाम है शहडोल। कौन सा डोल? शहडोल, याद रहेगा। उसके बाद 9 में एक जुड़ गया तो 10, तो वर्तमान में 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। डेट क्या है आज? अप्रैल 2023, अप्रैल 2023, 7 अप्रैल 2023, 7 अप्रैल है ना आज? हाँ, 7 अप्रैल 2023 का ये वीडियो है, जिसमें 52 जिले हैं। हो सकता है आगे अभी मऊगंज बन रहा है, पता चले घोषणा कब बन जाए, तैयारियां तो शुरू हो ही गई है, तो ये याद रखना। we want to sir we want to do at least 50 questions if you are giving 1 hour। अच्छा, ये चाहते हो आप गिनो जरा, हो ही चुके होंगे 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन गिनो, कर्क रेखा कौन से संभाग से जाती है। दूसरा क्वेश्चन कौन गिनो, कर्क रेखा जो है कितने संभागों से होके जाती है। कर्क रेखा कौन से पठार से होके जाती है। कर्क रेखा भारत के कौन से राज्य से होके जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है। इनमें से कौन से जिले से होके कर्क रेखा जाती है, इनमें से कौन से जिले से होके कर्क रेखा नहीं जाती। तो एक क्वेश्चन का अपन देखें तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन का 70-80 क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने। क्यों? इसी क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था, आ गया, इसी में अपन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 1956 में कितने जिले थे? 43। संभाग कितने थे? 8। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब जिले कितने बने? कितने रहे? 45। संभाग कितने रहे? 9। वर्तमान में 10 संभाग, जिले कितने? 52। ठीक है, शहडोल संभाग का बना 2008 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो पहले वाले में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कब बना? 1 नवंबर 1956। किस आधार पर बना? भाषा के आधार पर। कौन सी कमेटी? फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी कब बनी? 1953 में। जेवीपी कमेटी कब बनी? 1948 में। किस आधार पे? प्रशासनिक आधार पे। एस के दर कमेटी कब बनी? 1948 में। किस आधार पे? प्रशासनिक आधार पे। ठीक है, इसके बाद देखिए
रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। किसने? फजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य बने? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और बस इतने क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए मजाक कर रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ क्वेश्चन थोड़े कम हुए हैं, पर अपन कोशिश करेंगे क्वेश्चन और पढ़ाए जाए। ठीक है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए दोस्तों, उद्देश्य यह है कि क्वेश्चंस के साथ साथ रिवीजन भी करो, चीजें सारी याद होनी चाहिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए तो उनसे रिलेटेड चीजों को भी आप कवर करते चलो। ठीक है, तो मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे, संडे को आपकी छुट्टी रहेगी। कोई डाउट है तो बता दीजिए। 2-2.5 घंटे नहीं हो पाते, इतनी कहाँ मेहनत हो पाएगी। ठीक है, 1000 प्रश्नों की सीरीज होगी, साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको एमपी करंट अफेयर के भी प्रश्नों के माध्यम से करवा दिया जाए। 2-3 क्लासेस ले लेंगे वहां, तो उससे ऑलमोस्ट पूरा एमपी करंट अफेयर हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ा अपन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा रहे, बेस्ट से बेस्ट अपना प्रयास करेंगे, और साथ ही साथ आप ये बताना मैं स्पीड बढ़ाऊं नहीं बढ़ाऊं कमेंट्स के माध्यम से। इंग्लिश का ऑप्शन क्या करोगे? 1 नवंबर 1955 यही रहेगा, तो ज्यादातर जहां जरूरत होगी वो कर दिया जाएगा। ठीक है, नहीं ऐप पे नहीं मिलेंगे। स्पीड का जो भी, अरे यहाँ मत बताइए, कमेंट्स में बताइए, जिससे मुझे एक एवरेज निकाल सके। हाँ, एप्लीकेशन में थोड़ा वो ब्लॉक हो जाते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है, हटा दिया जाएगा। यूनिट 9 शुभम गुप्ता सर करवाएंगे। ठीक है, पठार मालवा के पठार से होके जाती है, बघेलखंड के पठार से होके जाती है। सर आप क्वेश्चंस ये न्यू है, बिल्कुल क्वेश्चन न्यू है, प्रीवियस में पूछे गए हैं, तो इसमें कोई नया बना दूं क्या मैं? जबरदस्ती का बना दूं क्या? नहीं नहीं, एमपी तो 1 नवंबर को नहीं बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा एमपी 10 नवंबर को, तब ये कुछ नया होगा। अब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, पीवाई क्यूज है, आया है, अब मैं क्या करूं? ज्यादा कठिन भी लेके नहीं आना है, क्योंकि अपन को एमपी पे पीएचडी नहीं करनी है। हाँ, अब ये इस चीज यहाँ पे जो है मेरे हाथ में सारा, किसी ने भी फालतू कमेंट किया मैं ब्लॉक कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे हाथ में है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।